हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम आर्थिक भारत एवं विश्व को कवर करने वाले हैं, जैसे कि घटना चक्र 2021-22 से लिया गया है। इस सेशन में हम इससे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 28 जून 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। कितने रुपए की घोषणा की गई है? 6,28,993 करोड़ रुपीस, यानी 6,28,993 करोड़ रुपए का। 28 जून 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए घोषित योजना ऋण गारंटी योजना की राशि कितनी है? तो ऋण गारंटी योजना राशि है 1.1 लाख करोड़ रुपए की, और ऋण गारंटी योजना के तहत आवंटित 1.1 लाख करोड़ रुपए में से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित राशि कितनी है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित राशि है 50,000 करोड़ रुपए, और अन्य क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए हैं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नए दशक का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया। कब किया गया है? 1 फरवरी 2021 को। 1 फरवरी 2021 को पेश केंद्रीय बजट भारतीय बजट इतिहास का क्या है? तो ये भारतीय बजट इतिहास का पहला डिजिटल केंद्रीय बजट है 1 फरवरी 2021 का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत किया गया बजट अनुमान कितना है? तो बजट अनुमान कुल 34,83,236 करोड़ रुपीस है, यानी 34,83,236 करोड़ रुपए का अनुमान है। बजट वर्ष 2021-22 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा कितना है? तो राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है 51.34% और पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा है 48.66%। बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी खाते पर व्यय का हिस्सा कितना है? राजस्व का हिस्सा है 84.09% और पूंजीगत खाते का है 15.91%। वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तुत बजट में राजस्व घाटा अनुमानित है। राजस्व घाटा कितना अनुमानित है? 11,40,576 करोड़ रुपीस। वर्ष 2021-22 हेतु अनुमानित राजस्व घाटा जितना है, यानी 11,40,576 रुपए, उसमें वो जीडीपी का कितना है? तो ये जीडीपी का 5.1% है। वर्ष 2021-22 के बजट में 15,06,812 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो इसी वर्ष की अनुमानित जीडीपी का कितना है? 6.8% है। इसी वर्ष अनुमानित जीडीपी का 6.8% है। वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 18,48,655 करोड़ रुपीस अनुमानित है, जो इसी वर्ष के अनुमानित जीडीपी का कितना है? 9.5% है। बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में करों से कुल प्राप्ति यानी सकल कर राजस्व का अनुमान कितना है? तो ये अनुमान है 22,17,059 करोड़ रुपए, 22,17,059 करोड़ रुपीस। बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में करों से अनुमानित कुल प्राप्ति 22.17 लाख करोड़ रुपए में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा कितना है, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का हिस्सा कितना है? तो डायरेक्ट का है 49.98% और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा है 50.02%। बजट 2021-22 में वर्ष 2021-22 हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी के संदर्भ में कितना अनुमानित है? तो जीडीपी के संदर्भ में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है 4.9% और अप्रत्यक्ष कर है जीडीपी के संदर्भ में अनुमानित 5% बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में करों के योगदान के संदर्भ में कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा है। कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? वस्तु एवं सेवा कर का है सबसे ज़्यादा, उससे कम आयकर का, फिर निगम कर,
फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सबसे कम है सीमा शुल्क का, सबसे नीचे है सीमा शुल्क। तो बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में करों के योगदान के संदर्भ में कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा है वस्तु एवं सेवा कर का यानी जीएसटी का, फिर आयकर का, फिर निगम कर का, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और फिर सीमा शुल्क का। बजटीय विवरण 2021-22 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व का हिस्सा कितना है? कर राजस्व का हिस्सा है 86.41% और कर भिन्न राजस्व का हिस्सा है 13.59%। बजट 2021-22 में कुल 3,69,898.88 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित है। 3,69,898.88 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित है, जो कि सकल व्यय का कितना है? तो ये सकल व्यय का लगभग 10.62% है। वर्ष 2021-22 में कुल सब्सिडी का अकेले खाद्य मद में व्यय अनुमानित है। कितना अनुमानित है? लगभग 65.65%। मदवार सब्सिडी में खाद्य सब्सिडी के बाद अधिकतम हिस्सेदारी वाली मदें हैं। तो अधिकतम हिस्सेदारी वाली मदें हैं यूरिया सब्सिडी 15.89% और पोषण आधारित सब्सिडी 5.61%। बजट 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में ब्याज भुगतान जो कि 20% है, ब्याज भुगतान के बाद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना अनुमानित है? तो राज्यों का हिस्सा अनुमानित है 16%। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान जो कि 8,09,701 करोड़ रुपए है, ये जीडीपी के संदर्भ में अनुमानित किया गया है। कितना अनुमानित किया गया है? लगभग 3.63% अनुमानित किया गया है। वर्ष 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार की कुल 100% प्राप्ति में से सर्वाधिक हिस्सेदारी वाली शीर्ष 3 मदें कौन कौन सी हैं? तो शीर्ष 3 मदें हैं जीएसटी 15%, आयकर 14% और निगम कर 13% है। स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए जिन 3 क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? निवारक है, उपचारात्मक है और कल्याण है। ये 3 क्षेत्र हैं। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए आवंटित किया गया है। कितना रुपए आवंटित किया गया है? 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य एवं खुशहाली हेतु 137% वृद्धि के साथ 2,23,846 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया है, जबकि वर्ष 2020-21 में ये व्यय प्रस्तावित था। कितना प्रस्तावित था? 94,452 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 6 वर्ष में व्यय किए जाएंगे। कितने रुपए व्यय किए जाएंगे 6 वर्षों में? 64,180 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र में, जल जीवन मिशन शहरी हेतु 5 वर्ष में परिव्यय किया जाएगा। कितना परिव्यय किया जाएगा? कितना रुपए परिव्यय किया जाएगा? 2,87,000 करोड़ रुपीस। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 हेतु 5 वर्ष की अवधि में कुल वित्तीय आवंटन है। कितने रुपए आवंटन है? 1,41,678 करोड़ रुपए। विकास वित्तीय संस्थान यानी डीएफआई के पूंजीकरण हेतु मुहैया कराई गई धनराशि है। कितनी है? 20,000 करोड़ रुपए है। वर्ष 2021-22 हेतु पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में तेज वृद्धि करते हुए 5.50 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जो वर्ष 2020-21 में आवंटित 4.12 लाख करोड़ रुपए की तुलना में कितना अधिक है? ये 34.5% अधिक है। 5.35 लाख करोड़ रुपए की भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हुआ है। किस चीज़ का निर्माण प्रारंभ हुआ है? 13,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण। 11,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। कब तक पूरा किया जाएगा? मार्च 2022 तक।
रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिसमें कि 1,71,000 करोड़ रुपए आवंटित है। किसके लिए? पूंजीगत व्यय के लिए। एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन प्रारंभ किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? 2021-22 में किया जाएगा। राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। उज्ज्वला योजना का विस्तार करते हुए इसमें शामिल किया जाएगा। किसको शामिल किया जाएगा? 1 करोड़ और लाभार्थियों को। बीमा कंपनियों में स्वीकार्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को 49% से बढ़ाकर करना है। कितना परसेंट? 74% करना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर किया गया है। ये किया गया है 16.5 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के किया जाएगा 40,000 करोड़ रुपए। वर्ष 2021-22 में भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना हेतु आवंटित धनराशि है। कितना है? 3,768 करोड़ रुपए। वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि यानी कॉन्टिजेंसी फंड को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के किया जाना प्रस्तावित है। कितना किया जाना प्रस्तावित है? 30,000 करोड़ रुपए। निवेश को आकर्षित करने हेतु कॉरपोरेट कर की दर को कम करते हुए लाया गया है विश्व में सबसे कम स्तर पर। संपूरक पोषण कार्यक्रम तथा पोषण अभियान का विलय करके प्रारंभ किया जाएगा मिशन पोषण 2.0। 3 वर्षों की अवधि में स्थापित किए जाएंगे क्या? 7 टेक्सटाइल्स पार्क। भारत की राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। उच्च अनिश्चितता युक्त सबसे खराब स्थिति में नुकसान को कम करने पर केंद्रित नीति की सिफारिश करता है। कौन करता है? हैंसन और सार्जेंट अनुसंधान। हैंसन और सार्जेंट अनुसंधान। NSO के द्वारा वर्ष 2019-20 में 4.2% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में वास्तविक GDP में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। तो ये गिरावट जो अनुमान लगाया गया है वो है -7.7% का। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश में आर्थिक सुधार का स्वरूप कैसा है? तो ये V आकार का है, V शेप का। उपभोग और निवेश में मजबूत वृद्धि की संभावना के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक GDP विकास दर अनुमानित है। कितना अनुमानित है? 11% की। खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य फसल वर्ष 2020-21 के लिए 301 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जो कि वर्ष 2019-22 के उत्पादन की तुलना में कितना अधिक है? 1.5% अधिक है। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय ने वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को बरकरार रखा है। वर्ष 2019-20 में इसका हिस्सा 12% था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर के हो गया है 14%। वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन में सबसे अधिक योगदान दिया है। किसने? सकल निवेश ने दिया है। वर्ष 2020-21 से पूर्व के 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर औसतन रही है। कितनी रही है? 6.7%। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 11% रहेगी, जबकि सांकेतिक GDP यानी नॉमिनल GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी? 15.4%। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में वृद्धि -7.7% अनुमानित है। इसी अवधि के प्रथम एवं द्वितीय छमाही में ये वृद्धि दर अनुमानित है। कितना अनुमानित है? प्रथम में -15.7% और द्वितीय छमाही में -0.1%। वर्ष 2020-21 में GVA वृद्धि दर अनुमानित है। कितना अनुमानित है ये? 7.2% माइनस में गिरावट। वर्ष 2018-19 में GDP के अनुपात में सकल बचत अनुमानित है। कितना अनुमानित है? 30.1%। वर्ष 2018-19 में GDP के अनुपात में सकल पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अनुमानित है। कितना अनुमानित है? 32.2%।
लॉकडाउन के तहत भारत सरकार एवं आरबीआई द्वारा कुल मिलाकर के 29.87 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि घोषित की गई है, जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कितना है, 15% है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी पूर्वानुमानों के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक व्यापार की मात्रा यानी वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड में 9.2% की गिरावट आई है, वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड में, जबकि वर्ष 2021 के लिए इसमें अनुमानित की गई है, कितना अनुमानित की गई है, 7.2% की वृद्धि। वर्ष 2019-20 में अप्रैल से नवंबर में की तुलना में 2020-21 अप्रैल-नवंबर की अवधि में भारत के साथ अनुकूल व्यापार संतुलन यानी मोस्ट फेवरेबल ट्रेड बैलेंस दर्शाने वाले शीर्ष 4 देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे यूएसए, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर यूके, ये 4 देश हैं। वर्ष 2019-20 अप्रैल-नवंबर की तुलना में वर्ष 2020-21 अप्रैल-नवंबर की अवधि में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार घाटा यानी हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट प्रदर्शित करने वाले शीर्ष 4 देश कौन कौन से हैं? चीन, इराक, सऊदी अरब तथा स्विट्जरलैंड। अप्रैल से दिसंबर 2020-21 के दौरान कुल $200.8 बिलियन का निर्यात हुआ। विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 2.4% संकुचन की तुलना में वर्ष 2021 हेतु इसमें दर्ज किया गया है। कितना संकुचन दर्ज किया गया है? 15.7% का संकुचन माइनस में। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा यानी वॉल्यूम के संदर्भ में विश्व में चीन एवं इटली के बाद तीसरे स्थान पर है, जबकि मूल्य के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर ये विश्व का 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत ने विश्व फार्मा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी वर्ष 2010 के 1.4% से बढ़ा करके वर्ष 2019 में कितना कर लिया है? 10 वर्षों में 2.9% हो गया है, 2.6%। भारत ने विश्व फार्मा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी वर्ष 2010 के 1.4% से बढ़ा करके 2.6% कर लिया है 10 वर्षों में। 2019 में वर्ष 2019 में विश्व फार्मा निर्यात में हिस्सेदारी के संदर्भ में भारत 11वें स्थान पर है, जबकि शीर्ष 3 स्थानों पर काबिज देश है जर्मनी, स्विट्जरलैंड और यूएसए। अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि में भारत के लिए शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य हैं यूएसए, चीन, यूएई, हांगकांग और सिंगापुर। अप्रैल से नवंबर 2020 की अवधि में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य है चीन, यूएसए, यूएई, हांगकांग और सऊदी अरब। 26 फरवरी 2021 को जारी वर्ष 2020-21 हेतु राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों में जीडीपी की वास्तविक विकास दर अनुमानित है। कितनी अनुमानित है? 8% माइनस गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 सेकेंड एई में आधार कीमतों पर वास्तविक जीवीए 124.11 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जबकि वर्ष 2019-20 फर्स्ट आरई में ये 132.71 लाख करोड़ रुपए था। वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में जीवीए में संकुचन प्रदर्शित है। कितने प्रतिशत का? 6.5% का माइनस। वर्ष 2020-21 हेतु जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों में आधार कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 85,929 रुपये अनुमानित है, जबकि वर्तमान कीमतों पर ये अनुमानित है कितने रुपए? 1,27,768 रुपये। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जिस धारा में संशोधन किया गया है वो धारा कौन सी है? वो धारा है धारा 67। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेश निवेश है। कितने प्रतिशत का? 100% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यानी ABRY को मंजूरी दी है। कब किसको दी है? मतलब कब को दी है? 9 दिसंबर 2020 को दी है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि कितनी होगी? तो ये वर्ष 2020 से 2023 तक होगी। भारत सरकार के द्वारा 15वें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की गई। 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत की गई। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 27 नवंबर 2017 को। 15वें वित्त आयोग के द्वारा 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो वो 2 रिपोर्ट हैं जो कि निम्नवत है। प्रथम रिपोर्ट वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए और दूसरी रिपोर्ट वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि हेतु। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार संघ के करों की निवल प्राप्तियों का वर्तमान में 42% की तुलना राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी कितनी है? 41% है, 41%। 15वें वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? कोविड के दौरान वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में राज्यों और संघ के मध्य संतुलन को दर्शाने हेतु मुख्य पृष्ठ पर उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? तराजू का उपयोग किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021 से 2026 हेतु केंद्रीय करों में से राज्यों के हिस्से के लिए 41% की संस्तुति की है, जबकि 14वें वित्त आयोग के द्वारा ये 42% था। 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग के द्वारा 1% का समायोजन किया गया है। किसके लिए किया गया है? नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लिए। 15वें वित्त आयोग के द्वारा आय का अंतर मानदंड हेतु राज्यों के आय की गणना की गई है। तो ये गणना की गई है वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बीच 3 वर्षों के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति GSDP के आधार पर। 15वें वित्त आयोग के द्वारा जनसांख्यिकी मानदंड हेतु प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों का। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2021 से वर्ष 2026 हेतु राजस्व घाटा अनुदान एवं स्थानीय सरकारों के अनुदान कितने हैं? राजस्व घाटे अनुदान की बात करें तो ये 2,94,514 करोड़ रुपए है और स्थानीय सरकारों के अनुदान है 4,36,361 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 हेतु शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप में संस्तुति की है। तो शहरी के लिए जो संस्तुति की है वो है 1,21,055 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 2,36,805 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु स्थानीय निकायों के लिए 90,000 करोड़ रुपए अनुदानित है, जिसमें से ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवंटित राशि कितनी है? तो ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 6,750 करोड़ रुपए है, यानी 67.5%, और शहरी स्थानीय निकायों के लिए जो आवंटित राशि है वो है 29,250 करोड़ रुपए, यानी 32.5%। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 2021-26 के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों यानी विभाज्य पूल में से अधिकतम हिस्सेदारी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है 17.939%, फिर बिहार है 10.058% और फिर मध्य प्रदेश है 7.85%। 15वें वित्त आयोग के द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु उत्तर प्रदेश को ग्रामीण एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 9,752 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, जो कि देश भर के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल अनुदानित राशि यानी 6,750 करोड़ रुपए में से, तो इसका कितना है, कितने प्रतिशत है? 16.05% है। कुल अनुदानित राशि का 16.05% है। 15वें वित्त आयोग के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश की शहरी स्थानीय निकायों हेतु आवंटित राशि कितनी है? 4,695 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत राज्यों को अंतरित हिस्से में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर कौन है? बिहार है।
28 जून 2021 को एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है? न्याय विभाग के द्वारा, विधि एवं न्याय मंत्रालय। भारत का पहला हरित म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम है और ये जारी किया 8 अप्रैल 2021 को। तो वो नगर निगम है गाजियाबाद नगर निगम। शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा बैंकिंग परिचालन प्रारंभ किया गया। कब से? अप्रैल 2021 से। भारतीय रिजर्व बैंक से भारत में लघु वित्तीय बैंक यानी एसएफबी के रूप में बैंकिंग व्यापार के संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहरी सहकारी बैंक यानी यूएसबी कौन सा है? शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों यानी डीएसआईबीएस की सूची में शामिल बैंक जो कि 19 जनवरी 2021 के आंकड़ों के अनुसार एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है और एचडीएफसी बैंक है। जनवरी 2021 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित योजना है। वो योजना है फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021, फेसलेस पेनाल्टी स्कीम 2021 2021। 25 मई 2021 को जारी प्रमुख कृषि फसलों के तृतीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। कितना अनुमानित है? 305.44 मिलियन टन। तृतीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन अनुमानित है। कितना अनुमानित है? 121.46 मिलियन टन। तृतीय अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में गन्ने का उत्पादन अनुमानित है 392.8 मिलियन टन। वर्ष 2021 सत्र के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है? यह मूल्य 1335 रुपये प्रति क्विंटल। 8 मार्च 2021 को जारी बागवानी फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान 2020-21 के अनुसार देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन अनुमानित है। कितना अनुमानित है? 326.58 मिलियन टन। 8 मार्च 2021 को जारी बागवानी फसलों के फर्स्ट एई आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश में फलों का कुल उत्पादन अनुमानित है। कितना मिलियन टन अनुमानित है? 103.23 मिलियन टन। 29 जून 2021 को एशिया के सबसे लंबे तथा विश्व के 5वें सबसे लंबे ऑटोमोबाइल हाई स्पीड ट्रैक NATRAX का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर में बने हाई स्पीड ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में MSME क्षेत्र का योगदान 30% है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में MSME का क्षेत्र का योगदान 30% है और ये रोजगार प्रदान करता है। कितने लोगों को? 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत की विदेश व्यापार नीति यानी FTP प्रतिपादित की जाती है। किसके लिए? 5 वर्षों के लिए की जाती है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 लागू होगी। कब से लागू होगी? 1 अप्रैल 2021 से। विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 प्रभावी हुई थी। कब से प्रभावी हुई थी? 1 अप्रैल 2015 से, जो कि कोविड-19 के कारण 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। केंद्र सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इस निगम को बंद करने की मंजूरी प्रदान की है 16 मार्च 2021 को। किस निगम को? किसको बंद करने की? भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड को। 21-22 जनवरी 2021 के मध्य मैस्करेड 2021 के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? फिक्की कास्केड के द्वारा। मैस्करेड का फुल फॉर्म क्या होगा? मूवमेंट अगेंस्ट स्मग्ड एंड काउंटरफीट ट्रेड। मूवमेंट अगेंस्ट स्मग्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड। 21 जनवरी 2021 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स
पहली बार इस स्तर को पार कर गया है। किस स्तर को? 50,000 के स्तर को। जनवरी 2021 में ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी से एयरटेल के ग्राहकों को बचाने के लिए एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। 25 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी? टीसीएस बन गई है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जून 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक तेज आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा, जहां आर्थिक वृद्धि दर रही है कितना? 8.2% रही है, 8.2%। उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक विकास दर 2.5% थी, जबकि वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए पूर्वानुमान कितना है? 2020 का अनुमान है 3.5%, गिरावट 5.6% 2021 में और 4.3% 2022 के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स यानी मिड 2021 रिपोर्ट WESP मिड 2021 जारी की गई 11 मई 2021 को। किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग के द्वारा यानी UNDESA के द्वारा। WESP मिड 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 एवं 20 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2.5% और -3.6% रही है। वर्ष 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? 5.4% की। WESP मिड 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 और 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित है कितनी? वर्ष 2021 के लिए 7.5% और 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित की गई है 10.1%। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2021 और 2022 में प्रस्तावित है। कितनी प्रस्तावित की गई है? 2021 में 12.5% और 2022 में 6.9%। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2021 के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2020 में कितनी थी? 8% थी माइनस। TERI तथा शेल द्वारा जारी रिपोर्ट इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशंस एनर्जी सिस्टम के अनुसार भारत ऊर्जा प्रणालियों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त कर लेगा 23 मार्च 2021 के आंकड़ों के अनुसार। कब तक? वर्ष 2050 तक। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SMEs चुना गया। 23 मार्च 2021 के अनुसार किसको चुना गया है? HDFC बैंक को। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ घरेलू बैंक कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक है। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक कौन है? DBS बैंक है। 21 जून 2021 को अंकटाक की द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह वर्ष 2019 के 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 27% वृद्धि के साथ वर्ष 2020 में कितना हो गया है? 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन कौन हैं? USA, चीन और हांगकांग है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 5वां है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह यानी FDI फ्लोज वर्ष 2019 के 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 35% की गिरावट के साथ 2020 में कितना रह गया है? 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर।
विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई बहिर्प्रवाह यानी एफडीआई आउटफ्लोज के संदर्भ में 2020 में शीर्ष देश चीन है, जबकि भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 18वां। 31 मार्च 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर अंत 2020 में भारत का विदेशी ऋण 563.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कि सितंबर के अंत 2020 की तुलना में कितना अधिक है? 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक है। जीडीपी और बाह्य ऋण का अनुपात दिसंबर अंत 2020 में घट करके 21.4% हो गया है, जबकि सितंबर अंत 2020 में ये कितना था? 21.6% था। आंकड़ों के अनुसार भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक वाणिज्यिक उधार 36.9% है। तत्पश्चात हिस्सेदारी किसकी है? क्रमशः भारतीय अनिवासियों की जमाएं 24.9% और अल्पावधिक व्यापारिक ऋण की, जिसकी 17.7% है। विदेशी ऋण के आंकड़ों दिसंबर के अंत 2020 के अनुसार भारत के बाह्य ऋण में सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर 51.9% में लिए गए हैं। तत्पश्चात लिए गए ऋणों का स्थान क्या है? भारतीय रुपया का 33.1%, फिर येन का 5.8%, फिर एसडीआर का 4.6% और यूरो का है 3.6%। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IRENA द्वारा जारी रिपोर्ट 16 मार्च 2021 के अनुसार कौन है? ये रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट की है। और इसके साथ ही आज का सेशन और ये आपके महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है, आर्थिक घटनाक्रम, यहीं से समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।